नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी के टेस्ट सीरीज को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट सीरीज नंबर 17 को, जिसके अंतर्गत हम सॉल्व करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कहीं ना कहीं आपके बीएड और डीएलएड के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है, जहां से सीधे सीधे आपके सुपर टेट एग्जाम्स में प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और इस टेस्ट सीरीज का 321 यानी 321वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 321 में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है, यानी कि जो आपका प्रस्तावना कौशल होता है इसका प्रमुख घटक यानी इसका प्रमुख घटक क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है प्रश्नों की संरचना, ऑप्शन बी कहता है लेखन की स्पष्टता, ऑप्शन सी कहता है उचित श्रृंखलाबद्धता, ऑप्शन नंबर डी कहता है कथनों में तारतम्यता। यानी कि आपको यहाँ पर बताना है कि प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक क्या होता है। अगर आप प्रस्तावना कौशल प्रस्तुत करते हैं तो उसमें सबसे अहम यानी कि सबसे मुख्य घटक उसमें कौन सा होता है। क्या उसमें प्रश्नों की संरचना होती है? तो बिल्कुल भी नहीं। ना ही लेखन की स्पष्टता होती है और ना ही कथनों में तारतम्यता होती है। प्रस्तावना कौशल का जो प्रमुख घटक होता है वो होता है उचित श्रृंखलाबद्धता। यानी उचित श्रृंखलाबद्धता का मतलब होता है एक सही सीक्वेंस होना। स्टूडेंट्स, आप कोई भी चीज करते हैं, जैसे कि आप लेसन प्लान तैयार करते हैं, तो आपको पता है कि लेसन प्लान में आप जब भी किसी टॉपिक के लिए लेसन प्लान तैयार करते हैं तो वो एक सीक्वेंस में होने चाहिए। सबसे पहले वो चीजें जो आसान, जो बच्चे ने पहली क्लास में पढ़ रखी हैं, उनको रिलेट करते हुए आप धीरे धीरे स्तर को बढ़ाते हैं। इसीलिए जो भी कंटेंट मैं आपको देता हूं, चाहे मैं आपका साइंस विषय हो या फिर साइकोलॉजी, मैंने हर एक चीज को सीक्वेंस वाइज आपको बताए हैं। तो एक शिक्षक का ये आदर्श शिक्षण पद्धति होता है कि अगर वो पहले से प्लानिंग करके आते हैं, यानी लेसन प्लान तैयार करके आते हैं और उनको एक सीक्वेंस में रखकर बच्चों के लिए प्रोवाइड करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो बच्चों को आसान लगने लगते हैं, चीज़ें उन्हें स्पष्ट होते रहते हैं और वो चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। तो यही तरीका होता है। इसलिए प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक हो जाएगा आपका उचित श्रृंखलाबद्धता, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 322 आपसे कहता है कि प्राथमिक स्तर पर दवे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम निर्धारण किया था। यानी कि प्राथमिक स्तर पर, यानी जो प्राइमरी लेवल होता है, इसमें दवे समिति के द्वारा किन विषयों में अपेक्षित अधिगम, यानी कौन कौन से विषय है जिसमें अपेक्षित अधिगम के बारे में बताया था। ऑप्शन ए कहता है भाषा अध्ययन, ऑप्शन बी कहता है गणित अध्ययन, ऑप्शन सी कहता है पर्यावरण अध्ययन और ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर हम प्राइमरी लेवल में टेट की तैयारी करते हैं, उसमें एक तो होते हैं आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, दूसरा होता है आपका गणित विषय वस्तु, तीसरा होता है ईवीएस। मतलब ईवीएस भी आप पढ़ते हैं यूपी टेट या सी टेट के प्राइमरी लेवल पर, गणित को भी पढ़ते हैं 30 नंबर के लिए। भाषा में आप दो लैंग्वेज को पढ़ते हैं, या तो हिंदी और इंग्लिश लेते हैं या फिर हिंदी और संस्कृत या फिर हिंदी और उर्दू। तो कहने का मतलब भाषा अध्ययन भी होता है और ऊपर से आप पढ़ते हैं मेनली सीडीपी सेक्शन। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि प्राथमिक स्तर पर जो दवे समिति है उन्होंने भाषा अध्ययन पर भी जोर डाला, गणित अध्ययन पर भी जोर डाला और पर्यावरण अध्ययन पर भी जोर डाला। इसलिए आपको प्राइमरी लेवल पर ये सभी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, क्योंकि जब आपको नॉलेज होगा तभी आप बच्चों को दे पाएंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चनों को देखकर रियलाइज कर पा रहे हैं कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनते हैं। कंटेंट जब आप पढ़ते हैं तो कंटेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन अगर आप साइकोलॉजी यानी किसी भी विषय में अगर आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करना चाहते हैं तो उसका एकमात्र तरीका होता है कि आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करें, प्लस सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं उस टॉपिक को अच्छे से अध्ययन करें, उस पर आधारित प्रश्न सॉल्व करें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें। यदि इस स्ट्रेटजी के साथ आप तैयारी करते हैं तभी आप 30 में से 30 स्कोर कर सकते हैं। अदरवाइज आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसमें भी आप हर बार 30 में से 30 स्कोर नहीं कर सकते। सिर्फ यही कारण होता है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना। और इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले साइकोलॉजी के सिलेबस को कवर कराया है विद प्रैक्टिस सेट के साथ, हर एक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट के साथ मैंने कवर कराया। और उसके बाद टेस्ट सीरीज को मैं इसीलिए लेकर आया हूं ताकि अगर इधर उधर से कोई भी क्वेश्चंस आपके रेंज में आए तो आप इजीली उन प्रश्नों को हैंडल कर पाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए होते हैं और एग्जामिनर सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस उठाते हैं। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स आपके प्रीवियस ईयर में बीटीसी में 2015 वाले बैच में पूछा गया प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर दवे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम निर्धारण किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 323 कि गणित किट का उपकरण है, यानी कि जो गणित किट का उपकरण है, यानी कि इसमें से कौन सा उपकरण है जो गणित किट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी गणित को सीखने में हेल्प करते हैं। ऑप्शन ए कहता है डोमिनोज, ऑप्शन बी कहता है बीकर, ऑप्शन सी कहता है क्लैंप और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि गणित के किट के रूप में जो उपकरण कार्य करते हैं वो होते हैं आपके डोमिनोज, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स की शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है, यानी कि जो शिक्षण प्रक्रिया है, जो आपका टीचिंग प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, उसमें समाहित प्रक्रिया यानी कि कितनी प्रक्रिया समाहित होती है। ऑप्शन ए कहता है 2, ऑप्शन बी कहता है 3, ऑप्शन सी कहता है 4 और ऑप्शन डी कहता है 5। तो आपको बताने हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रियाओं की संख्या होती है 3, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स की वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। यह कथन किसका, यानी कि यह कथन है कि वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक माना जाता है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध भी हो जाते हैं। यह कथन किसका है, पार्कर का है, कॉल्विन का है या रेयान का है या फिर हैरिस का है। तो स्टूडेंट्स ये कथन आपका है कॉल्विन का, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 326 आपसे कहता है कि संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। देखिए संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए कक्षा का वातावरण यानी क्लास का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए कहता है सौहार्दपूर्ण, ऑप्शन बी कहता है नीरस, ऑप्शन सी कहता है अनुशासनात्मक और ऑप्शन डी कहता है प्रकाशपूर्ण। तो क्या आप संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो कक्षा का वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए। तो नीरस मतलब नीरस तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिसमें कोई रस ही ना हो, कक्षा का एनवायरनमेंट बेहतर ना हो, एक दूसरे से कोई बात ना करे, बोरिंग क्लास हो, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अनुशासनात्मक यानी कि अगर आप ज़्यादा ही अनुशासन स्थापित करते हैं तो ये भी कक्षा के वातावरण को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि बच्चे के अंदर डाउट्स दबे हुए रह जाते हैं, बच्चे अपने डाउट्स को पूछ नहीं पाते। और प्रकाशपूर्ण का कोई अर्थ नहीं बनता, क्योंकि अगर आप प्रकाश देंगे तो प्रकाश से कक्षा का वातावरण बहुत अच्छा नहीं बनेगा। आपका जो वातावरण है कक्षा का वो होना चाहिए सौहार्दपूर्ण। सौहार्द का मतलब हर चीज के पीछे अर्थ होना चाहिए और एक दूसरे से कम्युनिकेशंस, एक दूसरे से एडजस्टमेंट, भाईचारा, इस प्रकार की भावनाएं होनी चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फैक्चुअल होते हैं, जिसके बारे में आपके पास जानकारी होगा तभी आप बता सकते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस को आप तभी कर पाते हैं अगर आपके पास उससे रिलेटेड नॉलेज है, आप उससे पहले से परिचित हैं, पढ़ कर आए हैं तो इजीली बता सकते हैं। और अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप अपने सोच विचार के आधार पर भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच सकते हैं। 4 से 5 प्रश्न आपके फैक्चुअल भी पूछे जाते हैं, तो उन फैक्चुअल प्रश्नों को अटेम्प्ट करने के लिए आपको कंटेंट के साथ साथ कुछ पॉइंट्स को भी ध्यान रखना होगा, तभी आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 327 आपसे कहता है कि व्यक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य। देखिए व्यक्तिक संप्रेषण मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल कम्युनिकेशंस, यानी इंडिविजुअल कम्युनिकेशंस का उद्देश्य क्या है, किस लिए इंडिविजुअल कम्युनिकेशन होने चाहिए। ऑप्शन ए कहता है छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। बिल्कुल सही बात है, जब छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाएंगे तो व्यक्तिगत कम्युनिकेशंस भी होगा। ऑप्शन बी कहता है बालकों की विशिष्ट योग्यताएं और व्यक्तित्व विकास होता है, यानी कि अगर व्यक्तिक संप्रेषण होगा मतलब बच्चा खुद से ही बात करेगा तो उसमें बालकों की विशिष्ट योग्यताएं भी डेवलप होगी और उनके व्यक्तित्व का विकास भी होगा। और तीसरा ऑप्शन कहता है साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक, यानी कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, जो बच्चे एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आप उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए आपको व्यक्तिगत शिक्षण यानी कि स्पेशली हर एक पर्टिकुलर बच्चे पर भी आपको ध्यान देना होता है और इस प्रकार के शिक्षण भी करने होते हैं। तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य ये तीनों ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी है आपका उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजिली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 328 कि शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है। देखिए शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत यानी कि बेसिक सिद्धांत क्या है। तो ऑप्शन ए कहता है क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन बी कहता है अन्वेषण का सिद्धांत, ऑप्शन सी कहता है आगमन विधि का सिद्धांत और ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त सभी। तो शिक्षण का यानी टीचिंग का जो मूलभूत सिद्धांत है, जिसके बिना शिक्षण संभव है ही नहीं, वो सिद्धांत कौन सा है ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स
यहाँ पर क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आप उपयुक्त सभी के साथ जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शिक्षण का जो मूलभूत सिद्धांत है वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। मतलब टीचर को सबसे पहले एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वही सबसे बेसिक सिद्धांतों में काउंट होता है। अगर एक टीचर अन्वेषण नहीं भी करते हैं तो भी 1% के लिए चलेगा। आगमन विधि का सिद्धांत जो है, जरूरी नहीं कि हर जगह आप आगमन विधि का ही उपयोग कर सकते हैं, आपको निगमन विधि का भी उपयोग करना पड़ सकता है। जैसे कुछ चीजें आपको याद भी करने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप शिक्षण को सिर्फ आगमन विधि से ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसा कर सकते तो आप इतने सारे सिद्धांत या इतने सारे शिक्षण सूत्र क्यों पढ़ते? आप सिर्फ एक ही सिद्धांत पढ़ते। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता सिर्फ और सिर्फ मूलभूत सिद्धांत। इसीलिए ऑप्शन उपयुक्त सभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि सबसे जरूरी है क्रियाशीलता। देखिए, आपका सिलेक्शन तभी हो सकता है जब आप खुद से क्रियाशील रहेंगे, जब आप कार्य करेंगे। बिना कार्य के आप कितने भी अच्छी अच्छी किताबें दे दिया जाए या फिर अच्छे नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाए, जब तक आप खुद से एक्टिव नहीं होंगे, आप खुद से एफर्ट नहीं लगाएंगे, ढूंढेंगे नहीं, प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं, सर पीडीएफ नोट्स दे दीजिए, पीडीएफ नोट्स दे दीजिए। मैं पीडीएफ नोट्स इसीलिए आपको प्रोवाइड नहीं करता हूं क्योंकि पीडीएफ नोट्स अगर मैं आपको दे दूंगा तो शायद आप मेरी बातों को नहीं सुनेंगे और ना ही समझने की कोशिश करेंगे। तो आप प्रैक्टिकली रूप से एक्टिव नहीं होंगे, क्रियाशील नहीं होंगे, तो इसका मतलब उस क्वेश्चंस का, उस टॉपिक का आपके ऊपर असर भी उतना गहरा नहीं होगा। आप जितने ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे, उतना ही उसका प्रभाव पड़ेगा। आपने पढ़ा होगा सीखने का नियम जो थॉर्नडाइक साहब ने दिया है, उसमें 3 नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम होता है तत्परता का नियम, यानी सबसे पहले तैयार होना। दूसरा नियम होता है अभ्यास का नियम, यानी कि जब आप तैयार होंगे तभी आप अभ्यास करेंगे, और जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपका इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब प्रभाव पड़ेगा। तो तीसरे नंबर पर आता है प्रभाव नियम। देखिए, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि थॉर्नडाइक के 3 नियम है और आगे पीछे, इसके पीछे रीजन है। सबसे पहले तैयारी, यानी तैयार होना, उसके बाद आप अभ्यास करेंगे, तो अभ्यास करेंगे तो उसके बाद आपका जितना ज्यादा अभ्यास होगा आपका प्रभाव उतना बेहतर होगा, टॉपिक उतना ही आपको आसान लगेंगे। आज के समय में जो भी सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट्स को आपने बहुत ज्यादा अभ्यास किया है, इसलिए वो आपके लिए आसान है, और जिस सब्जेक्ट से आप हमेशा बचते रहें वो सब्जेक्ट्स आपके लिए कठिन है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा तो शायद आप क्लासेस को अटेंड नहीं करेंगे और सिर्फ कंटेंट या फिर क्वेश्चंस से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजें आपको समझना भी होता है, और मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करूं, क्योंकि साइकोलॉजी में आपको एक्सप्लेन ज्यादा करना होता है अदर सब्जेक्ट से मुकाबले में। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप अपने व्यवहार से नहीं जोड़ पाएंगे, तब तक आप नए क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड नहीं करता हूं, क्योंकि जब आप खुद के हाथों से लिखेंगे, यानी कि खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, तो वो चीजें आपके माइंड पर गहरा असर डालेगी और आप चीजों को बहुत लंबे समय तक याद रख पाएंगे। अगर जो चीजें अपने हाथों से लिखे होंगे और आपने समझा होगा, उनसे मिलती जुलती चीजें जब आपके सामने आएंगे तो आप इजीली उन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं करता हूं, लेकिन मैं क्वेश्चन आंसर पर बेस्ड जो आपके पीडीएफ नोट्स है, उन नोट्स को मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपलोड करा दूंगा। जैसे ही आपके एग्जाम डेट आ जाएंगे, जब आप टेस्ट सीरीज को कवर कर लेंगे, तो टेस्ट सीरीज के पीडीएफ नोट्स है, ये सभी नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, जहां से आप इजीली 1-2 बार देखकर अपनी प्रैक्टिस का आकलन कर पाएंगे। लेकिन कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप प्रैक्टिस करें, हर एक टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें और एक एक टेस्ट लगाते जाएं, ताकि आप जो 30 आउट ऑफ 30 सपना देखते हैं कि आप स्कोर करना चाहते हैं 30 में से 30, ये चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब आप रोज कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे और रोज परिश्रम करेंगे। तभी एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, चाहे आप केवीएस में बैठे, एनवीएस में बैठे, पीआरटी लेवल पर किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, तो आप वहाँ पर साइकोलॉजी में 30 आउट ऑफ 30, 29, 28 स्कोर ईजिली कर पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी तैयारी एक सीक्वेंस में श्रृंखलाबद्ध तरीके से हो। इसलिए ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स क्रियाशीलता का सिद्धांत, मतलब टीचिंग आपका तभी इफेक्टिव होगा जब आप क्रियाशील होंगे, मतलब खुद से एक्टिव होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चंस को भी इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 329 आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, यानी कि इसमें से कौन सा शिक्षण सूत्र है जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर बेस्ड है। ऑप्शन ए कहता है ज्ञात से अज्ञात की ओर
ओर, ऑप्शन बी कहता है मूर्त से अमूर्त की ओर, ऑप्शन सी कहता है पूर्ण से अंश की ओर और ऑप्शन डी कहता है सरल से जटिल की ओर। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा सीखने के नियम के दौरान जो आपके व्यवहारवादी सिद्धांत और गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है, इस गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है पूर्ण से अंश की ओर। यानी पूर्ण से अंश का मतलब यह है कि गेस्टाल्टवादी ये मानते हैं कि आप यदि किसी कार्य को करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस कार्य का पूर्ण ज्ञान आपको होना चाहिए और फिर उसके लिए आपको छोटे छोटे भागों में उसको एक एक करके कवर करने चाहिए। यानी कहने का मतलब यही है स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं आपको सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ाता हूं तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस का ज्ञान देता हूं और मेरी कोशिश भी यही रहती है कि आप भी सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट्स को कवर करें तो उसका संपूर्ण सिलेबस देखें और उस सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए गए हैं उनको एक एक करके उनके हर एक पार्ट्स को कवर करें। यदि आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तभी आप किसी भी सब्जेक्ट्स में 10 आउट ऑफ 10 स्कोर इजीली कर सकते हैं। यही तरीका होता है और इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 330 आपसे कहता है कि पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा है। यानी पाठशाला को एक बाग यानी गार्डन, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली किसने कहा है। ऑप्शन ए कहता है रूसो ने, ऑप्शन बी कहता है जॉन डीवी, ऑप्शन सी कहता है मारिया मॉन्टेसरी और ऑप्शन डी कहता है फ्रोबेल। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा किंडरगार्टन पद्धति यानी किंडरगार्टन मेथड। तो किंडरगार्टन में क्या होता है कि विद्यालय को बाग कहा जाता है यानी कि पाठशाला को बाग, और जो उसमें पौधे होते हैं उनको शिशु कहा जाता है और जो उनकी देखरेख करते हैं उनको माली कहा जाता है। किंडरगार्टन मेथड्स के जो जनक है स्टूडेंट्स वो आपके फ्रोबेल साहब है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फ्रोबेल साहब ने पाठशाला को बाग कहा है यानी कि बागीचा कहा है, गार्डन कहा है, और जो शिशु होते हैं उनको पौधे कहा है और शिक्षक को माली की संज्ञा दी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आपके बीटीसी 2015 में और डीएलएड 2019 में 2 बार आपके प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए क्वेश्चंस है। उम्मीद करता हूं कि आप इजीली इस क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 331 कि मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो जो आपका मॉन्टेसरी टीचिंग मेथड होता है इसमें सिलेबस को, पाठ्यक्रम को कितने भागों में यानी कितने भागों में डिवाइड किया गया। ऑप्शन ए कहता है 3, ऑप्शन बी कहता है 2, ऑप्शन सी कहता है 6 और ऑप्शन डी कहता है 5। तो आपका जो पाठ्यक्रम होता है स्टूडेंट्स उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 332 आपसे कहता है कि भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ। देखिए भारत में अगर आप जनसंख्या शिक्षा देखेंगे तो भारत में जनसंख्या शिक्षा यानी जनसंख्या से संबंधित शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ है, यह आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी कहता है गुजरात में, ऑप्शन सी कहता है महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी कहता है केरल में। तो भारत में सबसे पहली बार जनसंख्या शिक्षा पर विचार विमर्श किया गया था आपके महाराष्ट्र में, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 333 में कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है। यानी 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन जो है वो संविधान के किस धारा में की गई। ऑप्शन ए कहता है 49, ऑप्शन बी कहता है 45, ऑप्शन सी कहता है 26 और ऑप्शन डी कहता है 50। तो आपको बताने हैं स्टूडेंट्स कि संविधान के किस धारा में इसका वर्णन किया गया है। ये पॉइंट भी स्टूडेंट्स मैंने आपको वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित जो टॉपिक था इसके अंतर्गत मैंने आपको डिटेल किया है कि इसमें अनुच्छेद जो शिक्षा संबंधी थे 6-7 अनुच्छेद उसके बारे में वर्णन किया। अगर आपने वो क्लासेस बहुत अच्छे से देखे होंगे, उसको रिवाइज किया होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि इसका वर्णन अनुच्छेद 45 में किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 334 आपसे कहता है कि शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है कि शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ यानी आपके लाइफ को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है। इसका वर्णन किसने किया। ऑप्शन ए कहता है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी कहता है एरिस, ऑप्शन सी कहता है रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी कहता है स्वामी विवेकानंद। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में वर्णन आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। उनका मानना है कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने जीवन की संपूर्ण सत्ता को
एक साथ स्थापित कर सकते हैं या एक साथ स्थापित करने की शक्ति आप में होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 335 कि गीजू भाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक, इसके बारे में भी स्टूडेंट्स मैंने आपको बता रखा है। गीजू भाई बधेका द्वारा लिखित जो पुस्तक है वो क्या है। ऑप्शन ए कहता है दास कैपिटल, ऑप्शन बी कहता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी कहता है माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ और ऑप्शन डी कहता है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। तो स्टूडेंट्स गीजू भाई बधिका द्वारा लिखित जो पुस्तक है उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 336 आपसे कहता है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य। देखिए शिक्षा एजुकेशन का प्रमुख उद्देश्य, सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए कहता है मानसिक विकास, ऑप्शन बी कहता है शारीरिक विकास, ऑप्शन सी कहता है सर्वांगीण विकास और ऑप्शन डी कहता है सामाजिक विकास। तो आपको बताना है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाएंगे क्योंकि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास। इसलिए इस क्वेश्चंस का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 337 आपसे कहता है कि शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है। यानी शिक्षक द्वारा छात्रों में यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है। दंड देकर, ऑप्शन बी कहता है पुस्तकों को पढ़ाकर, ऑप्शन सी कहता है शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके और ऑप्शन डी कहता है समझा करके। तो स्टूडेंट्स अगर आप एज अ टीचर छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना यानी कि अपने देश के प्रति सद्भावना का विकास करना चाहते हैं तो ना तो आप उनको दंड देकर समझा सकते हैं, ना ही उनको पुस्तकें पढ़ाकर और ना ही समझा कर, क्योंकि जब आप खुद से अमल करेंगे, खुद से उसको एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे, तो बच्चे आपको देखकर खुद से ही व्यवहार करने लगेंगे, क्योंकि बच्चे जो आप करते हैं उनको देखकर सीखते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि शिक्षक को स्वयं द्वारा अमल करना चाहिए। अगर शिक्षक स्वयं द्वारा अमल करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि बच्चे उनको देखकर चीज़ों को समझेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट्स इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एक पहले भी पूछे जा चुके हैं। अगर आप बच्चों में समय के महत्व को समझाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले शिक्षक को विद्यालय में समय पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि जब शिक्षक रोज विद्यालय पर समय पर पहुंचेंगे तो बच्चे उनको देखकर उन्हें भी इन चीज़ों का अनुभव होगा कि जब शिक्षक समय पर आते हैं तो हमें भी समय पर जाना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर आप कोई भी विचारधारा बच्चों में स्थापित करना चाहते हैं तो ज़रूरी ये है कि पहले शिक्षक उसको खुद में वो व्यवहार करे, तभी वो बच्चों को इस कार्य को करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी आप इजीली पहुंच पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 338 आपसे कहता है कि मूल्य वे आदर्श है, विश्वास या मानक है जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। यह कथन किसका है। यानी कि मूल्य वे आदर्श है, मूल्य यानी वैल्यू एक आदर्श है, एक विश्वास है, एक मानक है यानी कि स्टैंडर्ड है, जिन्हें समाज और समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। यानी कि समाज और समाज के जो अधिकांश सदस्य है वो मूल्यों के आदर्श को, विश्वास को और मानकों को ग्रहण किए हुए होते हैं। तो ये कथन किसका, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है जाब्र जे काने, ऑप्शन बी कहता है जॉन डब्ल्यू, ऑप्शन सी कहता है ट्रैकर और ऑप्शन डी कहता है सोरोकिन। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपके हिसाब से क्या हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये कथन आपके ट्रैकर महोदय का है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 339 आपसे कहता है कि जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं। ऑप्शन ए कहता है सत्य, ऑप्शन बी कहता है वैश्विक, ऑप्शन सी कहता है संपूर्ण और ऑप्शन डी कहता है कोई नहीं। तो स्टूडेंट जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति के लिए और संपूर्ण विश्व की भलाई से संबंधित होते हैं उसको किस प्रकार का मूल्य कहते हैं। क्या उसको सत्य मूल्य कहते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं कहते। क्या उसको वैश्विक मूल्य कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसको वैश्विक मूल्य कहा जाता है। स्टूडेंट संपूर्ण मूल्य कुछ नहीं होता, क्योंकि संपूर्ण कोई चीज़ है ही नहीं। अगर कोई चीज़ संपूर्ण है तो वो आपकी कल्पना में है, वास्तविक रूप से कभी नहीं हो सकती, और ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अगर आप संपूर्ण विश्व की प्रगति के लिए, उसके भलाई के लिए कोई कार्य करते हैं तो ये वैश्विक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न इस टेस्ट सीरीज नंबर 17 का आपके स्क्रीन पर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 340 में आपसे पूछा गया है कि एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है। देखिए एनसीईआरटी द्वारा जो मूल्यों को स्वीकार किया गया है उनकी संख्या आपसे पूछी गई है। ऑप्शन ए कहता है 83, ऑप्शन बी कहता है 80, ऑप्शन सी कहता है 82 और ऑप्शन डी कहता है 84। तो स्टूडेंट्स मानवीय मूल्य एवं संवैधानिक मूल्य टॉपिक के अंतर्गत मैंने ये सभी पॉइंट्स आपको करा रखे हैं और मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यों की संख्या है 83। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 83। उम्मीद करता हूं कि यहां तक जितने भी प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं उन सभी प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाए होंगे। आप अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके स्कोर कितने रहे, कितने क्वेश्चंस आपके गलत गए हैं। आपको उन प्रश्नों से संबंधित टॉपिक्स को रिवाइज करना है और नेक्स्ट टेस्ट के लिए तैयार रहना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।